औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर की फार्मा के फर्स्ट चैप्टर को, डायबिटीज़ एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इसके डायबिटिक्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसके लिए जो इंसुलिन हार्मोन रिक्वायर्ड है वो या तो कम होती है या उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। जो भी हो, इसके फिर 2 टाइप है, टाइप 1 टाइप 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स में आपको पता होना चाहिए कि रोल ऑफ इंसुलिन, मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंसुलिन का रोल क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट विद देयर मोड ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड केयर। जब एंटी डायबिटिक ड्रग दे रहे हैं उसका साइड इफेक्ट क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ थेरापी फॉर ऑल एंटी डायबिटिक एजेंट। जितने भी एंटी डायबिटिक एजेंट है या ड्रग है उसका प्रिंसिपल थेरापी क्या है, मतलब आप इसको इलाज के तौर पर इस्तेमाल करें उसका बेसिक प्रिंसिपल उसूल क्या है। स्टॉट रीजन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। यानी अगर आप दो एजेंट या दो ड्रग्स एट ए टाइम दे रहे हैं, एक इंसुलिन है जो कि आईवी या सबकट देंगे और दूसरा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। अब अगर उन दोनों को आप एक साथ देंगे तो इसका रिएक्शन क्या होगा, रीज़न क्या है कि आप उन दोनों एक साथ दे सकते हैं। कैलकुलेट ड्रग डोज एक्यूरेटली, आपने ड्रग डोज को एक्यूरेटली फाइंड आउट करना है, वो भी मालूम करना है। अच्छा, डायबिटीज़ मिलाइटिस फॉर्म पढ़ेंगे। डायबिटीज़ मिलाइटिस इज द क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन या हाइपरग्लाइसीमिया। वो बीमारी, वो डिसऑर्डर जो एक्चुअली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म का मतलब वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी की फॉर्मेशन और एनर्जी की सिंथेसिस होती है। तो जब इसमें ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसकी, ग्लूकोज की, तो इसी डिजीज़ को हम डायबिटीज़ मिलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज़ डिवेलप व्हेन द लेवल ऑफ द ब्लड शुगर इंक्रीज ड्यू टू इनसफिशिएंट और इनफेक्टिव इंसुलिन। अगर आपका इंसुलिन लेवल या इनफेक्टिव है या इनसफिशिएंट, या कम है या प्रॉपर है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से सेक्रीट नहीं हो पा रही किसी सेल से, तो भी हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस। फास्टिंग ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ऑफ 126 mg पर डेसीलीटर या 7.0 मिलीमोल पर लीटर आर मोर डॉक्यूमेंटेड ऑन मोर देन वन ओकेजन। जब एक से ज़्यादा दफ़ा, मतलब 3 4 5 दिन के लिए कंसिस्टेंटली आपका FBS या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है या 7.0 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये 3 4 5 दिन के, यानी 3 4 5 दिन से मुसलसल आ रहा है, तब इसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कह सकते हैं। What is metabolic disorder? Metabolic disorder occur when the metabolism process fail and cause the body to have either too much or too little of the essential substance needed to stay healthy। यानी अगर मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें आपके लिए बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है या बहुत कम पैदा हो रही है, तो इसी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। डिजीज़ इन द लीवर, या अगर लीवर में, पेंक्रियाज में या एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डिसऑर्डर हो तो इसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 ऐसे ऑर्गन है जो ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को परफॉर्म करती है। और फिर मेटाबॉलिज्म फिर 2 तरह के हैं, एक को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और दूसरा को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की फॉर्मेशन होती है और कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की डिस्ट्रक्शन या एनर्जी का लॉस्ट होती है। Insulin resistance is pathological condition in which cell fail to respond normally to the hormone insulin। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब जो डिजीज़ की वजह से वो कंडीशन पैदा हुआ हो सेल के अंदर, इन विच सेल फेल टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू द हार्मोन इंसुलिन। जिसमें एक नॉर्मल सेल फेल होगी, वो प्रॉपर इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं देती, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट। मिसाल के तौर पर एक सेल है, उसी सेल के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर। अब वो इंसुलिन रिसेप्टर ग्लूकोज की वजह से या इंक्रेटिन हार्मोन की वजह से स्टिमुलेट होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर एक फैटी लेयर पाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। फिर इसकी 2 टाइप है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ देयर इज अ सेलेक्टिव बीटा सेल डिस्ट्रक्शन एंड सीवियर एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी। देखिए, अगर बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाए, जिधर भी हो, जिस तरीके से भी हो, तो इसको हम टाइप 1 कहते हैं। ये ज़्यादातर बीटा सेल पेंक्रियाज का एक सेल है, आई सेल टफलंगरहान का एक सेल है, वो 4 सेल पे मुश्तमिल है, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल एंड 2 और है। लेकिन बीटा सेल के अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए सेलेक्टिवली का मतलब कि सिर्फ बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको हम टाइप 1 कहते हैं। और ये टाइप 1 अमूमन 20 साल से कम उम्र में पाए जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज इज characterized by tissue resistance to the action of insulin combined with relative deficiency in insulin secretion। टाइप 2 डायबिटीज़ वो
डायबिटीज़ चीज़ जिसमें टिश्यू के ऊपर एक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जो यूजुअली अमूमन फैटी लेयर से बना हुआ होता है, जो इंसुलिन लेकिन पैदा हो रहा है सेल से, सेल की प्रोडक्शन की वजह, यानी सेल इंसुलिन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस कर पा रहा है लेकिन वो आउटर रिलीज नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक फैटी लेयर डिपॉजिटेड है। तो इसी प्रोसेस जैसी कंडीशन को हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कह सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? देखिए, ओबेसिटी और डायबिटीज़ इसके लिए इन्वायरमेंटल और केमिकल रिस्क फैक्टर है। कुछ नए जो फैक्टर है जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी डिजीज़ को मददगार साबित करने में या किसी डिजीज़ को उसको होने में मददगार साबित हो सकते हैं, तो इसी को हम रिस्क फैक्टर कह सकते हैं। ट्रेडिशनल क्या? ट्रेडिशनल का मतलब रिवायती तौर पर जब हम कह सकते हैं कि ये ओबेसिटी के लिए अच्छा नहीं है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो सकती है ओबेसिटी। अगर ज़ाहिर बात है अगर आप ओबेस है तो आपका हर सेल के ऊपर एक फैटी डिपॉजिशन होता है, तो इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होती है। लेक ऑफ एक्सरसाइज, आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही तो इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस डिस्टर्ब होगा। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो डायबिटीज़ हम कहते हैं उसको है कि वो डायबिटिक, कि वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ओल्ड एज, ज़ाहिर बात है अगर आप ओल्ड एज में जाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और जो न्यू केसेज अभी अपीयर हुए हैं, न्यू रिस्क फैक्टर, वो है बैटरी के अंदर कुछ केमिकल पाए जाते हैं या पी एक फास्फेटेज एंजाइम है, फास्फेटेज है जो यूजुअली इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के लिए इस्तेमाल होते हैं कि नहीं, कीड़े कीड़ों को यूजुअली इसको मारने के लिए ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। अगर आपको वो स्किन के साथ अटैच हो जाए या इनहेल कर लिया जाए तो इसी वजह से आपको भी डायबिटीज़ का चांसेस हो सकती है। और तीसरा है बीपीए, ये एक बिसफास्फिनोल है। बीपीए का मतलब बिसफास्फिनोल, ये भी एक पेटिलाइलेट है। ये हम एंटी हिस्टामिनिक चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि बीपीए क्या है और ये पीओपी क्या है। BPA stand for bisphosphenol. A bisphosphenol is an industrial chemical that has been used to make a certain plastic. इससे एक तरह के प्लास्टिक हम बनाते हैं यूजुअली एक केमिकल से, लेकिन अगर आपको ये इनहेल कर ले या स्किन के साथ क्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन उसकी होगी तब आपको डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि एक रिस्क फैक्टर है। और मेलाथोनिन ये हम एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एड्रेनर्जिक में डिटेल से हम पढ़ेंगे कि यह क्या है। लेकिन न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, NODAT, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आर्गन की ट्रांसप्लांटेशन हुई हो तो इसी दौरान आपको रिस्क फैक्टर, इसी दौरान आपको डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। देखिए, जब आपका एक आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या आपने डोनेट किया हो तो इसी दौरान आप क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि कार्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव है तो उसका काम क्या है कि वो पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करता है। मतलब पेरिफेरी का मतलब फॉर एग्जांपल लेग्स पे या आर्म्स पे, वहाँ पे जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज़ करता है। इनहिबिट पैंक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन, इंसुलिन की सिक्रीशन और प्रोडक्शन बिल्कुल इनहिबिट करता है बीटा सेल के अंदर। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, हेपेटिक मतलब लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करती है। प्रोमोट प्रोटीन डिग्रेडेशन टू फ्री अमाइनो एसिड इनटू मसल इन मसल एंड लिपोलाइसिस, ये लिपोलाइसिस कर सकते हैं, यानी लिपिड की ब्रेकडाउन काज करती है। और इसके साथ साथ प्रोटीन की भी डाइजेशन करती है, प्रोटीन की भी ब्रेकडाउन करती है इंटू अमाइनो एसिड। कमेंट क्या है इसका? डोज डिपेंडेंट, आपने उसको डोज डिपेंडेंट रखना है, मतलब 10 mg है तो 5 mg पिलाना है। इम्पैक्ट ऑफ कंप्लीट विड्रॉल ऑफ क्रॉनिक लो डोज स्टीराइड अनक्लियर। देखिए, आप इस तरह भी नहीं कर सकते कि मुकम्मल तौर पर ये स्टीराइड खत्म कर दे, क्योंकि अगर आप मुकम्मल तौर पर उसको विदड्रॉ कर ले तो फिर ट्रांसप्लांटेशन का जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होगा अचानक। जब वो बूस्ट होगा तो किसी और ऑर्गन की फेल्योर का चांसेस हो सकता है। पोटेंशियल NODAT रिस्क इन स्टीराइड रेजिम, देखिए ज़्यादातर आपने इस्तेमाल करना है ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ऐसे रिजीम का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग जिसमें स्टीराइड ज़्यादातर ना हो। और दूसरा है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन एक ऐसा एंटी फंगल ड्रग है जो कि साइक्लोस्पोरिन फरफर बैक्टीरिया से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये इंसुलिन सिक्रेशन डिक्रीज करता है, इंसुलिन सिंथेसिस कम करता है, बीटा सेल की डेंसिटी कम करता है। बीटा सेल की डेंसिटी का मतलब कि उसकी मास और वॉल्यूम का मतलब कि बीटा सेल डिस्ट्रॉय जब होगा तो जाहिर बात है कि वो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी इस तरह से नहीं होगी। अच्छा, आपने उसको भी डोज डिपेंडेंट रखना है कि मतलब प्रॉपर डोज सिर्फ देना है। डायबिटोजेनिक इफेक्ट इंक्रीज विद द स्टीराइड डोज, अगर स्टीराइड और ये साइक्लोस्पोरिन एट ए टाइम आप दे रहे हो तो इसका मतलब कि आपका डायबिटोजेनिक का इफेक्ट जो है, असर जो है, रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ेगा। टेक्रोलिमस ये भी एक ड्रग है, ये इंसुलिन की सिक्रेशन को डिक्रीज करता है, इंसुलिन की सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। इसको भी डोज डिपेंडेंट रखना है। डायबिटोजेनिक इफेक्ट इंक्रीज विथ स्टीराइड डोज, अगर आप स्टीराइड डोज देते हैं इसी ड्रग के साथ तो भी इसका डायबिटोजेनिक जो इफेक्ट है, असर है, वो बढ़ेगा। सिरोलिमस ये भी एक ड्रग है, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है।
इम्पेयर पैंक्रियाटिक बीटा सेल रिस्पॉन्स, और जो बीटा सेल का रिस्पॉन्स है वो इम्पेयर्ड रखता है। जब वो इम्पेयर्ड होगा तो जाहिर बात है क्या होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से इंसुलिन की सिक्रीशन नहीं हो पा रही। और डायबिटोजेनिक व्हेन यूज विथ CNI, ये डायबिटोजेनिसिटी कब काज करेगा, जब आप CNI के साथ इस्तेमाल करें। CNI एक क्या है, वो काल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है, जो कैल्शियम की न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम का जो आयन है उसको इनहिबिट करता है, काल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। अगर आप उसके साथ इस्तेमाल कर लें सिरुलिमस तो डायबिटिक का चांसेस हो सकता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यूजुअली 5 टाइप्स है, यहाँ पे 7 लिखा है। सेवरल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT1 to 7 हैव बीन आइडेंटिफाइड टू वेरियस टिश्यू। मुख्तलिफ टिश्यू के अंदर 7 तरह के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ 5 लिखे हैं। GLUT1 ये ब्रेन, किडनी, प्लेसेंटा, RBC के अंदर पाए जाते हैं। अपटेक ऑफ ग्लूकोज, उसका काम है कि ग्लूकोज को अपटेक करना, लेना। GLUT2 ये लीवर, पैंक्रियाटिक, बीटा सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी के अंदर पाए जाते हैं। रिपीट रीअपटेक एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज, इसका भी काम है कि ग्लूकोज को अपटेक करना और फिर ग्लूकोज को रिलीज करना, यानी ग्लूकोज ले भी सकते हैं और दे भी सकता है। GLUT3 का क्या काम है, ये ब्रेन, किडनी और प्लेसेंटा के अंदर पाए जाते हैं, इसका काम है अपटेक ऑफ ग्लूकोज। GLUT4 का क्या काम है, वो हार्ट, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं और इसका काम है इंसुलिन स्टिमुलेशन एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये इंसुलिन भी स्टिमुलेट करता है, मतलब इंसुलिन के रिलीज में भी मदद देता है और ग्लूकोज को अपटेक करने में भी। GLUT5 का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये ज़्यादातर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में काम आती है। SGLT1 ये स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी के अंदर पाए जाते हैं, ये एक्टिव अपटेक एंड रीअब्जॉर्प्शन, ये ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन में मदद देती है और इसके साथ साथ एक्टिव अपटेक, ग्लूकोज के अपटेक भी करता है और रीअब्जॉर्प्शन में भी मदद देता है। यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम पढ़ेंगे SGLT1 और SGLT2 दो तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं, और इसको ये एक टारगेट साइट है जो किसी ड्रग का, SGLT रिसेप्टर इनहिबिटर का एक टारगेट साइट है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। क्लासिफिकेशन, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटी डायबिटिक ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है, ये 2 तरह के ड्रग यूजुअली हम दे सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को। एक पेरेंट्रल देते हैं और दूसरा ओरली। पेरेंट्रल का मतलब जब आप IV देंगे, IV का मतलब सबकार्ड भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, एटसेट्रा। इसमें इंसुलिन आता है और दूसरा आता है GLP-1, ग्लूकोगान लाइक पॉलीपेप्टाइड 1। ये रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मतलब जब भी किसी रिसेप्टर के साथ अटैच होगा तो वो एक्जिनाटाइड और लेराग्लुटाइड, तो इसका काम है कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देना। इसमें 2 तरह के ड्रग पाए जाते हैं, एक्जिनाटाइड और लेराग्लुटाइड। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग क्या है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग में फर्स्ट जो ड्रग आता है फैमिलीज, वो है सल्फोनाइल यूरियास। सल्फोनाइल यूरियास में टोलबुटामाइड है, क्लोप्रोपामाइड है, ट्रेजेमाइड है, ग्लेम्पिराइड है और ग्लिपिजाइड है, ये सारे ड्रग्स सल्फोनाइल यूरियास में आते हैं। मेग्लेटिनाइड या ग्लिनाइड्स में रेपोक्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड आते हैं, और सी में जो है वो बेगोनाइड आते हैं, या इसको हम मेटफॉर्मिन, इसके अंदर जो ड्रग है वो है मेटफॉर्मिन। थाइजोलाइडिन डायोन, इसके अंदर रोसीग्लूटाजोन और पायोग्लूटाजोन। थाइजोलाइडिन डायोन अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में एकार्बोज और मैग्लीटोल पाए जाते हैं। DPP4 इनहिबिटर या डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर में सीटाग्लिप्टिन, सेक्सोग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन आते हैं। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर या SGLT2 इनहिबिटर में आते हैं केनाग्लैफ्लोजीन, एप्रोग्लैफ्लोजीन और डापाग्लैफ्लोजीन। क्लासिफिकेशन यूजुअली यहाँ पे दो सस्पेक्ट के ऊपर उसने उसको डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं कि इंसुलिन को सिक्रेशन को बढ़ाना, यानी ये जितनी भी ड्रग हमने पढ़े इनमें से इसका बेसिक फंक्शन है 2 तरह के काम करना है। एक का काम है ड्रग का कि वो इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिस तरह के सेक्रेटोगागस, इसको हम कहते हैं सेक्रेटोगागस। सेक्रेटोगागस वो ड्रग जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है। इसमें आते हैं सल्फोनाइल यूरिया, फर्स्ट जनरेशन में टोलबुटामाइड और सेकंड जनरेशन में ग्लेबिनाक्लिमाइड और ग्लिपिजाइड। अच्छा, और दूसरा आता है मैग्लेटिनाइड एनालॉग, रेपेक्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड। ग्लूकोगान लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 भी आते हैं, इसमें एक्जिनाटाइड, लेराग्लुटाइड और DPP4 इनहिबिटर, सीटाग्लिप्टिन, वेलाडाग्लिप्टिन। ये जितने भी ड्रग है ये सेक्रेटोगागस है। सेक्रेटोगागस का मतलब कि वो इंसुलिन की सीक्रेशन को बढ़ा देता है। और जो ओवरकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, और दूसरा वो ड्रग जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेल है, सेल के ऊपर एक फैटी लेयर है, तो इस फैटी लेयर को ख़त्म करना ये किसका काम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ओवरकम या इंसुलिन सेंसिटाइज़र। इसमें बेगोनाइड आता है, मेटफॉर्मिन और थाइजोलाइडिन डायोन, जिसमें पायोग्लूटाजोन पाए जाते हैं। ये पेरी एक्टिवेटर हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, और लेकिन ये इसी ड्रग के साथ रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे इसको आपको समझ नहीं आ सकती इसकी, लेकिन आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको।
मैसेलिनियस एंटीबायोटिक ड्रग वो ड्रग जो किसी मतलब अगर आपको डायबिटीज़ हो रहा हो किसी डिजीज़ की वजह से, तो इसी डायबिटिक को हम मैसेलिनियस डायबिटिक कहते हैं। अगर कोई डिजीज़ की वजह से आपको डायबिटीज़ का शिकार है तो इसको हम मैसेलिनियस डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। लेकिन इसके लिए जो आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं उसमें आता है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जिसमें एक और बोज मैग्लीटोल वोग्लीबोस आता है, और दूसरा है SGLT2 इनहिबिटर और डेपाग्लिफ्लोजिन। अच्छा, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाटिक आई सेल। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है बीटा पेंक्रियास आई सेल टफ्लेंगरहान सेल की बीटा सेल में इसकी प्रोडक्शन होती है। इट इज़ अ प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमीनो एसिड। ये 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है। इंसुलिन सीक्रेशन कहाँ से होती है? रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल से इन रिस्पॉन्स टू वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई। मुख्तलिफ स्टिमुलस के अंदर उसकी सीक्रेशन होती है। मिसाल के तौर पर स्पेशली ग्लूकोज एंड इनक्रेटिन हार्मोन, यानी जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज आ गया तब भी इंसुलिन की सिक्रेशन होगी, या इनक्रेटिन हार्मोन, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है इनक्रेटिन, इसकी वजह से भी इंसुलिन की सिक्रेशन हो सकती है। बेसल इंसुलिन वैल्यू क्या है? 30 से लेकर 90 पिकोमोल पर लीटर। यानी जो इंसुलिन का बेसल वैल्यू है, नॉर्मल जो वैल्यू है जो सिक्रेट होता है वो है 30 से लेकर 90 पिकोमोल पर लीटर। इंसुलिन सिक्रेशन इज रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल इन द रिस्पॉन्स टू ग्लूकोज और सर्टन पेप्टाइड हार्मोन इनक्रेटिन। देखिए, इंसुलिन की रिलीज दो कंपोनेंट की वजह से हो सकती है। नंबर एक इंसुलिन ग्लूकोज की वजह से, और दूसरा सर्टन पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम इनक्रेटिन हार्मोन कहते हैं। और ये इनक्रेटिन पे दो शेप में पाए जाते हैं। नंबर एक पॉलीपेप्टाइड ग्लूकोगानाइक पॉलीपेप्टाइड 1 GLP-1, या ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड। ये दो ऐसे कंपोनेंट है जिसको हम इनक्रेटिन हार्मोन भी कह सकते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन इन पेंक्रियास। देखिए, सेल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होता है पेंक्रियास के अंदर। पेंक्रियास को हम ड्यूलिन ऑर्गन कहते हैं क्योंकि इसका दो फंक्शन है। इसके अंदर दो सेल पाए जाते हैं, एक एक्सोक्राइन सेल और दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन सेल वो सेल यूजुअली एसिनर सेल है जो वहाँ पे जो पैंक्रियाटिक जूस है या पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन यूजुअली एक्सोक्राइन या एसिनर सेल परफॉर्म करते हैं। उसकी जो सिक्रेशन होगी वो स्मॉल डक्ट में होगी, इनटू द डक्ट होगी। और एंडोक्राइन सेल की जो सिक्रेशन होगी वो इनटू द ब्लड कैपिलरीज होगी, नियर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अच्छा, इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फिर लंबा टाइम लेगा और पैंक्रियास एक अलग सा टॉपिक है। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि पेंक्रियास का जो मेन फंक्शन है वो ड्यूलिंग फंक्शन है। एक उसका काम है हार्मोन की प्रोडक्शन और दूसरा एज ए ऑर्गन काम करता है। पेंक्रियास में एक्चुअली 4 टाइप ऑफ सेल होते हैं। अल्फा सेल 20% ग्लूकोगोन सीक्रेट करता है और बीटा सेल 70% इंसुलिन सीक्रेट करता है। डेल्टा सेल भी पाए जाते हैं जो 55% सोमेटोस्टेटिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। देखो, सोमेटोस्टेटिन वो हार्मोन, सोमेटो मीन्स बॉडी, स्टेटिन मीन्स रेस्ट, वो हार्मोन जो बॉडी के ग्रोथ को स्टॉप करती है। और सोमेटोस्टेटिन का ये भी काम है कि वो ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकोगोन तीनों को स्टॉप करे एट ए टाइम। डेली पैंक्रियाटिक प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन द एडल्ट इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 50 यूनिट या 0.7 to 1.3 मिलीग्राम। देखिए, डेली जब इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है इंसुलिन के पैंक्रियास के अंदर वो 50 यूनिट होगा या 0.7 से लेकर 1.3 मिलीग्राम होगा। इंसुलिन डिस्कवरी कैसे की थी? इंसुलिन वॉज डिस्कवर बाई इन 1921 में उसने डिस्कवर किया था बाई बेंटिंग एंड बेस्ट ने, हु डेमोंस्ट्रेट द हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन इन एक्सट्रैक्ट ऑफ पैंक्रियास। 1921 में बेंटिंग एंड बेस्ट ने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था या डिस्कवर किया था क्योंकि उसने पैंक्रियास को एक्सट्रैक्ट किया था। और इसी पैंक्रियास के एक्सट्रैक्ट का मतलब निकाला था पैंक्रियास को डाग से, तो फिर वो हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन शो कर रहा था। तो फिर उसने वही जो फ्लैट था जिसको हम इंसुलिन कहते उसने फिर उसके अंदर डाल दिया, तो फिर वो क्या होगा, वो ठीक हो गया। देखिए, एक डॉग उसने रखा है, इस डॉग से उसने पैंक्रियास को रिमूव किया है और पैंक्रियास के साथ साथ उसने आई सेल टफ्लेंगरहान सेल को रिमूव किया है पैंक्रियास से। फिर डॉग को डायबिटीज़ हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक हो गया डॉग को, उसी लिक्विड या आई सेल टफ्लेंगरहान से उसने जो फिल्टर किया है वो एक्चुअली क्या है, इंसुलिन प्योरीफाइड फॉर्म है। तो फिर उसने इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन को फिर डॉग को इंजेक्ट किया कि उसकी हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन फिर हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन में बदल गई। तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसका सिर्फ एक ही इलाज हल हो सकता है कि आपने उसके अंदर क्या डालना है, इंसुलिन डालना है, चाहे वो बाई ओरल हो या पेरेंटल हो, इंसुलिन बाई आईवी इंजेक्शन के जरिए हो। रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल से इंसुलिन की रिलीज किस तरह होगी? ग्लूकोज इंटर द बीटा सेल थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लट्टो। देखिए, ग्लूकोज ग्लट्टो रिसेप्टर के जरिए सेल के अंदर जाता है। ग्लूकोज गोस इनटू द ग्लाइकोलाइसिस, जब उस सेल के अंदर गए तो फिर वो ग्लाइकोलाइसिस शो करेगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और इसके साथ साथ क्रेब्स साइकिल भी रिपीट होगा।
ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रिक साइकिल एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और यहाँ से एनर्जी की शुरुआत होती है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। वर मल्टीपल हाई एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस, जिसके बदले में एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। इंक्रीज इंट्रासेलुलर एटीपी क्लोज द एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल प्रिवेंटिंग पोटाशियम आयन फॉर्म लिविंग द सेल इज a result of inside the cell become negative लेस नेगेटिव और डिपोलाइज। इसी वजह से जब सेल के अंदर एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो साइड जो एटीपी सेंसिटिव है, यूजुअली पोटाशियम पॉजिटिव, यानी पोटाशियम एटीपी सेंसिटिव है, तो पोटाशियम जो साइट है वो खुद बहुत क्लोज होगी। जब वो क्लोज होगी तो सेल के अंदर क्या होगा, लेस नेगेटिव डिपोलराइजेशन होगी। सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज कम होगी। जब नेगेटिव चार्ज कम होगी तो मतलब कि डिपोलराइजेशन की रेट होगा। डिपोलराइजेशन का मतलब सेल के अंदर और बाहर का जो चार्ज है वो इम्बेलेंस होगा। अपॉन डिपोलराइजेशन, ऐसी डिपोलराइजेशन के नतीजे में वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल ओपन। इसी के नतीजे में डिपोलराइजेशन के नतीजे में सेल के ऊपर जो वोल्टेज गेट सोडियम चैनल पाए जाते हैं वो खुद बहुत ओपन होगी। जब वो खुद बहुत ओपन होगी तो कैल्शियम किधर जाएगा, वो इनटू द सेल, वो सेल की तरफ अंदर जाएगा। जब वो अंदर जाएगा तो कैल्शियम का काम है कि वो इंसुलिन की सिक्रीशन में मदद देना। वो इंसुलिन की पैर सिक्रीट करेगा सेल के अंदर जो इंसुलिन पाए जाते हैं तो वो बाहर जाएगा इसी ग्लट रिसेप्टर के ज़रिए। हाउ इंसुलिन एक्ट, अब जो इंसुलिन रिलीज हो गया तो वो एक्शन किस तरह शो करेगा। आफ्टर इंसुलिन इंटर द सर्कुलेशन, जब इंसुलिन सर्कुलेशन में इंटर हुआ, इट डिफ्यूज इनटू द टिश्यू, ये टिश्यू में जाएगा वेर इट इज़ बाउंड बाय रिसेप्टर, जो कि वो रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। द इंसुलिन रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ अल्फा सब यूनिट। देखिए इंसुलिन रिसेप्टर मुश्तमिल है दो रिसेप्टर पे। एक होता है अल्फा सब यूनिट विच इज़ इंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर हैव रिकॉग्निशन साइट। ये जो अल्फा सब यूनिट है वो बिल्कुल सेल के बाहर होगा। इसका काम है रिकॉग्निशन साइट, किसी चीज़ को मालूम करना, रिकॉग्नाइज करना कि ये इंसुलिन है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोगॉन है, एटसेट्रा। एंड अ बीटा सेल सब यूनिट दैट क्रॉस द मेम्ब्रेन कंटेन टायरोसिन काइनेज। और जो बीटा सेल है वो सेल के अंदर होगा, सेल के बिल्कुल अंदर होगा, मेम्ब्रेन के अंदर होगा। इसके अंदर मौजूद होता है एक किस्म का एंजाइम जिसको हम टायरोसिन काइनेज एंजाइम कहते हैं। द बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल टू द अल्फा सब यूनिट, जब इंसुलिन अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो वो एक्टिवेट करेगा क्या, रिसेप्टर बाय फास्फोराइलेशन, followed by several reaction occurring within a cell representing insulin second message and exert multiple effect on glucose regulating organ। देखिए जब इंसुलिन अल्फा ग्लूकोज सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो इसकी वजह से सेल के अंदर मॉड्यूलेशन आएगी, फास्फोरिलेशन एक्टिवेट होगा। फास्फोरिलेशन वो प्रोसेस जिसमें फास्फेट की रिलीज होती है, फास्फेट किसी चेन से रिलीज होगी तो इसी प्रोसेस को हम फास्फोरिलेशन कहते हैं। जब इंसुलिन अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच हो गया तो इसमें एक्टिवेशन आती है फास्फोराइलेशन प्रोसेस की, और इसमें एक कंटिन्यूस यानी प्रोडक्ट पैदा होगी, चेन ऑफ रिएक्शन एक्टिवेट होगी। और इसी चेन ऑफ रिएक्शन का काम है कि वो मल्टीपल आर्गन को रेगुलेट करेगा, ग्लूकोज रेगुलेटिंग आर्गन, जिस तरह के पेंक्रियास है, लीवर है, मसल है। वो आर्गन जो ग्लूकोज को रेगुलेशन में मदद देते हैं, ग्लूकोज मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, वो आर्गन एक्टिव होगा। जब वो एक्टिव होगा तब क्या होगा, इस डायग्राम की तरह आप देख सकते हैं कि इंसुलिन मालिक्यूल है। जब ये इंसुलिन मालिक्यूल, इसके लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं अल्फा सब यूनिट रिसेप्टर, और जब ये इंटर होता है तो इसका काम है कि इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन का काम है कि वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट करता है। इसी वजह से इंसुलिन हार्मोन को हम एनाबॉलिक हार्मोन कहते हैं। स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक का मतलब क्या है, एनाबॉलिक मीन्स फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है एक्चुअल इंसुलिन। इफेक्ट ऑन ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर भी उसका इफेक्ट है, लिपिड के ऊपर भी उसका इफेक्ट है। तो ये एक डायग्राम है यूजुअली हमें बता रहा है कि इंसुलिन का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, कि जब वो अल्फा सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो फिर उसका क्या होगा, जो ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्गन है वो एक्टिवेट करेगा। इफेक्ट ऑन लीवर के अंदर उसका क्या फंक्शन है इंसुलिन का, देखिए इनहिबिट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन नहीं होगी लीवर के अंदर। इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी, वो इनहिबिट होगा लीवर के अंदर। प्रोमोट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को प्रोमोट करता है। इंक्रीज ट्राइग्लाइसराइड सिंथेसिस, लिपोजेनेसिस, लिपिड की फॉर्मेशन में मदद देता है। मसल के अंदर उसका क्या इफेक्ट है, प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए मैंने कहा कि एनाबॉलिक हार्मोन है इंसुलिन, तो एनाबॉलिक हार्मोन कहते हैं इसी वजह से है कि प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद देता है। इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाता है। इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में मदद देता है। ये मसल के अंदर। इफेक्ट ऑन एडिपोज टिश्यू के अंदर उसका क्या इफेक्ट है, लिपोजेनेसिस इज प्रोमोट द स्टोरेज ऑफ फैट, इंक्रीज ग्लूकोज अपटैक, ग्लूकोज अपटैक भी करता है और इसके साथ साथ लिपोजेनेसिस, लिपिड की फॉर्मेशन में मदद देता है।
ये स्ट्रक्चर डायग्राम से हमें पता चल सकता है कि एडिपोज टिश्यू के अंदर उसका जो इफेक्ट है वो ग्लूकोज को अपटेक, लिपोजेनेसिस लिपिड की फॉर्मेशन और लिपोलाइसिस डिक्रीज, मतलब कि लिपिड की ब्रेकडाउन को डिक्रीज करता है। मसल के अंदर ग्लूकोज अपटेक करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में मदद देता है और प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद देता है मसल के अंदर। और लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करना। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम अमाइनो एसिड या प्रोटीन या अमाइनो एसिड या लिपिड से ग्लूकोज को फॉर्मेशन, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये डिक्रीज करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में मदद देता है और लिपोजेनेसिस लिपिड की फॉर्मेशन में भी मदद देता है। वेरियस इंसुलिन प्रिपरेशन फॉर डिटेल। अच्छा, ये 5 किस्म के इंसुलिन है जो यूजुअल क्लिनिकल साइड पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है रिपीड एक्टिंग इंसुलिन, ये याद रखें, रिपीड एक्टिंग इंसुलिन में लेस्पर और स्पॉट आता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में ह्यूमेलिन आर आता है और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में ह्यूमेलिन एन आता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में लेंटस एंड लेमीर आता है। इंसुलिन कॉम्बिनेशन प्रीमिक्सॉइड में ह्यूमेलिन 30/70 आता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसी वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए, टाइप ऑफ इंसुलिन टाइप, एक्शन, अपीयरेंस क्या है, ब्रांड नेम क्या है, बेसल या बोलस क्या है और डोजिंग शेड्यूल क्या है। देखिए, रिपीट एक्टिंग इंसुलिन या एनालॉग, ये क्लियर है। क्लियर का मतलब क्लाउडी नहीं, ये सॉफ्ट फॉर्म में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। क्लियर का मतलब ट्रांसपेरेंट होगा रिपीट एक्टिंग इंसुलिन। आंसेट क्या है, 10 to 15 मिनट। इसका मतलब कि आंसेट के वो पीरियड जो ऐसे सिम्टम, साइन और सिम्टम, इसकी जो यानी हाइपोग्लाइसेमिक साइन एंड सिम्टम है वो बिल्कुल ख़त्म होगा, तो ये आंसेट में आता है 10 से लेकर 15 मिनट तक। पीक यानी जी जब अपना एक्शन पीक पे शो करता है तो इसका जो टाइमिंग है वो 60 से लेकर 90 मिनट तक है। ड्यूरेशन 4 to 5 यानी 4 से लेकर 5 आवर तक ये काम कर सकते हैं, बाकी ये एक्सपायर होता है। ह्यूमोलॉग इंसुलिन लेस्प्रो या नो रिपीड इंसुलिन एस्पार्टाट, ये यूजुअली बोलस के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक होता है बेसल और एक होता है बोलस। बोलस का मतलब यूजुअली आपने उसको आईवी नहीं वो क्या है कि अच्छा, तो रिपीट एक्टिंग इंसुलिन आप बोलस की फॉर्म में देखिए। बोलस का मतलब कि आपने एकदम यानी एट अ टाइम देना है, जितनी भी डोज उसको रिक्वायर्ड हो एट अ टाइम देना है। यूजुअली टेकन राइट बिफोर ईटिंग और टू लॉन्ग। हाई ब्लड ग्लूकोज हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए आपने यूजुअली ईटिंग खाने से पहले आपने उसको देना है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन वो भी क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। आंसेट 0.1 से लेकर 1 आवर है, पीक 2 to 4 आवर है और ड्यूरेशन 5 से लेकर 8 आवर्स है। इसमें ह्यूमलिन आर आता है या नोवलिन जी टोरंटो आता है, ये भी बोलस की फॉर्म में पाए जाते हैं। बोलस का मतलब आपने एकदम बैक वक्त देना है, टेकन अबाउट 30 मिनट बिफोर ईटिंग। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए आपने क्या देना है, उसको 30 मिनट पहले देना है। इंटरमीडिएट क्लाउडी होता है, क्लाउडी का मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ये क्लाउडी होगा, इसमें अपीयरेंस होगी किसी सबस्ट्रेट की, पार्टिकल की। आंसेट उसका 1 to 3 और है, पीक उसका 5 to 8 है और ड्यूरेशन अप टू 18 और है। देखिए, ह्यूमलिन एनएस में पाए जाते हैं और नोलिन या GnPH यूजुअली। इसमें जो इंसुलिन है वो ह्यूमलिन एन होगा। ये बेसल की फॉर्म में होगा। बेसल का मतलब कि आपने उसको आईवी देना है, लेकिन वो कंटिन्यूसली देना है। कंटिन्यूस का मतलब आपने डोजेज में डिवाइड करना है, बेड टाइम पे देना है या फॉर एग्जांपल 2 शिफ्ट में देना है, 2 टाइम अ डे, 3 टाइम में देना है, एक्सेट्रा। ऑफन टेक इट अ बेड टाइम और ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग एंड बेड टाइम। देखिए, बेसल का मतलब कि आपने 2 टाइम देना है या 3 टाइम देना है, डिपेंड करता है कि उसकी ग्लूको मतलब डायबिटीज़ का जो इफेक्ट है वो कितना है। एक्सटेंडेड लॉन्ग ड्यूरेशन, ये क्लियर एंड कलरलेस है, इसकी बिल्कुल कलर नहीं है और बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। आंसेट 90 है और पीक बिल्कुल इसका 0 है या नान है। एक्सटेंडेड का जो पीक है वो बिल्कुल नान है, क्योंकि ये उसका ड्यूरेशन 24 आवर है, तो जब 24 आवर ड्यूरेशन होगा जाहिर बात है तो पीक ऑलरेडी ख़त्म होगी ना। लेंटस, इसमें लेंटस आता है या इंसुलिन गालग्रीन कहते हैं, लेविमीर या इंसुलिन टीटीमीर कहते हैं। ये भी बेसल है। बेसल का मतलब मैंने आपको बताया कि या 1 या 2 टाइम अ डे देंगे। प्रीमिक्स या क्लाउडी, इसका मतलब यह है कि इसमें 2 ड्रग्स की पेयर कॉम्बिनेशन होगी, 2 इंसुलिन मटेरियल्स की कॉम्बिनेशन होगी, एक रिपीड या शॉर्ट एक्टिंग और दूसरी इंटरमीडिएट एक्टिंग की। देखिए, जो जो 100 यानी 10/90 या 20/80 या 30/70 जो आप दे रहे हैं, इसका मतलब जो ऊपर वाला वैल्यू है ये रिपीड एक्टिंग इंसुलिन का होगा या शॉर्ट एक्टिंग, और जो नीचे वाला वैल्यू होगा वो इंटरमीडिएट एक्टिंग का होगा। ये बोलस और बेसल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन, डिपेंड करते हैं कि आपने कॉम्बिनेशन को कैसे रखा है। अगर कॉम्बिनेशन मतलब 10/20 है या 10/90 है तो इसके मुताबिक आपने 1 टाइम या 2 टाइम अ डे देना है।
एडवर्स रिएक्शन इंसुलिन का क्या है? ज़ाहिर बात है इंसुलिन का काम है ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, और फिर हाइपोग्लाइसीमिक होगा। और दूसरा है वेट गेन। क्योंकि वेट गेन क्यों होगा? क्योंकि इंसुलिन का हमने कहा था ना कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती है मसल के अंदर। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा मसल टिश्यू के अंदर तो वहाँ पे उसका वेट बढ़ेगा। जब वेट बढ़ेगा तो ऑलरेडी वेट गेन होगा। रिएक्शन टू इंसुलिन देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया कैन अकर द फॉलोइंग: अनइंटेंशनल इंजेक्शन ऑफ अ लार्ज डोज, और बाय मिसिंग अ मील आफ्टर इंजेक्शन, और बाय परफॉर्मिंग अ वायग्रस एक्सरसाइज। जब आप वायग्रस ज़्यादातर एक्सरसाइज करते हैं या मिनी मील के फ़ौरन बाद आप इंसुलिन की इंजेक्शन देंगे या लार्ज डोज ऑफ इंजेक्शन इंसुलिन देंगे तो इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया की चांसेस हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया का जो सिम्टम है वो है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब कि आपके हार्ट का जो साउंड है ये मरमर अपीयर होगा, यानी एरिथमिया होगा। जो रिदम है वो डिफरेंट होगा, वो मुख्तलिफ होगा। ट्रेमर होगा, शेकिंग, डिजनेस, सर पे चक्कर आ रहा है, हेडिक होगा, बिहेवियरल चेंज भी हो सकता है, और फिटीग, थकावट भी महसूस हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? ग्लूकोज ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन ओरली और आईवी फॉर सीवियर केस, रिवर्स द सिम्टम रिपीट। अगर सीवियर केस है तो इंसुलिन को आईवी देना है, अगर सीवियर नहीं तो फिर ग्लूकोज को ओरली देना है। ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या है? देखिए, इंक्रेटिन माइमेटिक भी उसको हम कह सकते हैं। इंक्रेटिन माइमेटिक का मतलब वो एक्शन, वो फैक्टर जो इंक्रेटिन के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इंक्रेटिन है हार्मोन प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइन इन द रिस्पांस टू फूड। इंक्रेटिन वो हार्मोन है जो फूड की रिस्पांस में इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है। ओरली एडमिनिस्टर्ड ग्लूकोज स्टिमुलेट ग्रेटर रिलीज ऑफ इंसुलिन देन सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिलीवर बाय इंजेक्शन। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ से इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि अगर आप ओरली कोई ग्लूकोज देते हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इंतहाई अहम या ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंसुलिन IV देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ लेवल से। ये याद रखें कि वो इंसुलिन जब आप ओरली देंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा बनस्बत IV के। Some signal is produced from the GIT tract or gut that increase the insulin release whenever the food is consumed. There is a signal called incretin. जब आप फूड की इस्तेमाल होती है, फूड की डाइजेशन होती है गट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसी दौरान इंटेस्टाइन एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंक्रेटिन हार्मोन कहते हैं। इंक्रेटिन इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन एंड डिक्रीज ग्लूकोगान। इंक्रेटिन का काम है कि वो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाना और ग्लूकोगान की सिक्रीशन को कम करना। Furthermore, people with type 2 diabetes have diminished insulin release in response to a meal. जाहिर बात है, अगर किसी शख्स को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो इंसुलिन रिलीज रिस्पांस के ज़रिए, यानी मील के रिस्पांस के ज़रिए वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर सकता। अगर किसी पर्सन को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो टाइप 2 का हमने पढ़ा था कि यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस शो होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब कोई सेल के ऊपर फैटी लेयर पाया जाता है। जब फैटी लेयर होगा तो अगर फूड आएगी या नहीं आएगी तभी कोई मसला नहीं होगी, इंसुलिन बिल्कुल सिक्रीट नहीं होगी। क्योंकि मील के ज़रिए जब आप मील लेते हैं तो हमने कहा कि यहाँ पे एक सिग्नल क्रिएट होता है गट के अंदर जिसको हम इंक्रेटिन हार्मोन कहते हैं, और इंक्रेटिन का काम है कि इंसुलिन को सिक्रीट करना। जब आप फूड लेंगे और टाइप 2 डायबिटीज़ से आपको, तो इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होगा इनटू द फूड सिग्नल। Example: glucagon like polypeptide 1 GLP-1 and glucose dependent insulinotropic. GLP-1 is made up of small intestine, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और कुल्हान के अंदर पैदा होगा, और GIP जो है वो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा होगा। आप देख सकते हैं कि ओरल ग्लूकोज का जो इंटेंसिटी है या प्लाज्मा इंसुलिन लेवल है वो बढ़ा देता है एज कम्पेयर टू इंट्रावेनस ग्लूकोज सेम टाइम में। DPP-4 क्या है? देखिए, डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज इज एन एंजाइम विच कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ GLP-1 लीडिंग टू टर्मिनेशन ऑफ एक्शन। DPP-4 एंजाइम वो एंजाइम है जो डिग्रेडेशन ख़त्म करता है GLP-1। GLP-1 क्या है? इंक्रेटिन हार्मोन है, तो इसकी वजह से आपका जो एक्शन है इंसुलिन का वो ख़त्म होगा। तो हमने क्या करना है कि आपने फूड लिया, फूड इंजेक्शन इंटेस्टाइन में आ गया। इसके साथ साथ अच्छा, आपने फूड लिया, फूड स्टमक में या इंटेस्टाइन में आ गया। इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे एक ब्लड वेसल के अंदर आ गया, तो ब्लड वेसल की जाहिर बात है कि फूड पार्टिकल की ब्लड वेसल में एब्जॉर्प्शन होगी ग्लूकोज और फैटी एसिड की। तो फिर जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी तो GLP-1 और GIP का काम है कि वो इंक्रेटिन हार्मोन, वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, और यही ग्लूकोज सेल के अंदर जा सकता है बाई हेल्प ऑफ GIP और GLP की वजह से। लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम DPP-4 कहते हैं। इस DPP-4 का काम है कि ये GLP-1 और GIP को रोकना, उसको इनहिबिट करना। इसका क्या काम है कि वो रोकता है। जब वो रोकता है तो जाहिर बात है इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो ये ग्लूकोज यूजेबल नहीं होगा, इंसुलिन की रिलीज़ नहीं होगी।
तो इसके लिए हमने एक डिजीज़ या इसके लिए हमने एक ड्रग बनाया है जिसको हम DPP-4 इनहिबिटर कहते हैं। अगर आप ऐसी टाइम DPP-4 इनहिबिटर देंगे तो DPP-4 एंजाइम जो है वो इनहिबिट होगा। जब ये इनहिबिट होगा तो GLP और GIP रिलीज़ होगा। जब ये रिलीज़ होगा तो वहाँ से पैंक्रेाटाइड सेल टफ लैंगरहांस से इंसुलिन की रिलीज़ हो सकती है। What is incretin effect? Incretin effect is defined as increase the stimulation of insulin secretion after oral ingestion of glucose as compared with intravenous administration of glucose. Incretin effect वो इफेक्ट है जो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। अगर आप ओरली इंजेक्शन ग्लूकोज दे, अगर आप ओरली ग्लूकोज ले तो स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी बनस्बत इंट्रावेनस की। इंक्रेटिन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 60 to 70% ऑफ पोस्टप्रेंडियल सिक्रेशन। देखिए इंक्रेटिन हार्मोन वो रिस्पॉन्सिबल है 60 से लेकर 70% इंसुलिन की सीक्रेशन में मदद देता है। लेकिन पोस्टप्रेंडियल का मतलब आफ्टर मील, पोस्टप्रेंडियल का मतलब आफ्टर मील खाने के बाद ये इंक्रेटिन हार्मोन 60 से लेकर 70% इंसुलिन सेक्रेट करता है। पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज शो एक्सिबिट लॉस ऑफ इंक्रेटिन इफेक्ट। वो पेशेंट जिसमें टाइप 2 डायबिटीज हो वो बिल्कुल इंक्रेटिन ख़त्म होगा उसका जो इफेक्ट है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट शो करेगा। जब वो रेजिस्टेंट शो करेगा तो वो इंसुलिन फूड को कैसी की तरह रिस्पांस नहीं दे सकता, यानी फूड रिस्पांस की वजह से आपका इंसुलिन सेक्रेट नहीं होगा। इनक्रेटिन माइमेटिक क्या है? देखिए इनक्रेटिन माइमेटिक आर एजेंट लाइक इनक्रेटिन हार्मोन। इनक्रेटिन माइमेटिक वो एजेंट जो इनक्रेटिन के इफेक्ट को बढ़ा देता है, जिस तरह के GLP-1 रिसेप्टर है, एक्जिनाटाइड और लेराग्लुटाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनक्रेटिन माइमेटिक आर एगोनिस्ट ऑफ GLP-1 रिसेप्टर। ये एक एगोनिस्ट है जो GLP-1 रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इंसुलिन की सीक्रेशन में मदद देता है, स्लो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम। जब गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम कम होगा मतलब कि स्टमक से जो फूड वगैरह जो पार्टिकल है वो स्लो करता है। जब वो स्लो करता है तो इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से होगी। रिड्यूस फूड इनटेक कम होगा, डिक्रीज पोस्टप्रेंडियल ग्लूकागॉन सिक्रेशन कम होगा और इंसुलिन की ज़्यादा होगी। प्रोमोट बीटा सेल प्रोलिफरेशन। बीटा प्रोलिफरेशन का मतलब डिवीजन। ये बीटा सेल की डिवाइड करता है। जब वो डिवाइड होगा तो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। रोल ऑफ इंक्रेटिन इन ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। देखिए हमने पढ़ा कि ग्लूकोज होमियोस्टेसिस में इसका रोल क्या है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये डायग्राम आप खुद देख सकते हैं। एक्जिनाटाइड हम नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। जितनी भी ड्रग्स या ड्रग की शुरुआत हुई है तो इसको हम अलग से वीडियो में बनाएंगे। तब तक अपने चैनल और अपने आप का हिफ्ज़ को अमान में रखें। वालेकुम सलाम।